औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। मेरे इंतहाई मेहरबान ज़िम्मेदार भाइयों, एग्रीकल्चर सेक्टर और इसमें फील्ड में काम करने वाले तमाम एक्सपर्ट साहिबान, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में काम करने वाले मेरे अज़ीज़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, आज का मेरा जो वीलॉग है वो गंदम के ऊपर है। और आपको मालूम है कि गंदम हमारी बेसिक नीड है, मेजर फूड स्टेपल है, सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली खुराक है। पाकिस्तान के चारों सूबों में काश्त होने वाली फसल है। पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा रकबे पर काश्त होने वाली फसल है। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि हम मैक्सिमम एफ़र्ट्स करके, कोशिश करके इसकी हम फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाएं, ताकि जो हमारी इंक्रीजिंग जो हमारा ट्रेंड है पॉपुलेशन का, और आपको पता है कि 2.4% पर एनम, 2.4% पर एनम का मतलब है कि अगर हमारी 22 करोड़ की आबादी है तो ये 48 लाख नफूस हर साल पैदा हो रहे हैं। और आपको पता है कि हमारी जो मॉर्टेलिटी रेशो है वो सिर्फ 0.7-0.8 है। तो ऑन एन एवरेज हर 3 साल के बाद आपकी 1 करोड़ बंदे का इजाफा हो रहा है आपकी पॉपुलेशन में। तो लिहाजा अगर हम गंदम में ख़ुद कफ़ील ना हुए, हमने इसकी फ़ी एकड़ पैदावार पे तवज्जो ना दी, हमने ना बढ़ाई, तो शायद हम बहुत पीछे रह जाएंगे, हमें नुकसान हो जाएगा। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि कोरोना से हम बच गए हैं, लेकिन भूख से हम नहीं बच सकेंगे। भूख से हमारी मॉर्टेलिटी की बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लिहाजा इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपसे सामने कुछ चंद फैक्ट्स रखना चाहता हूँ। कुछ ऐसे ज़रूरी हक़ाइक़ हैं जो एक आँख खोलने के लिए ज़िम्मेदार भाइयों की, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए, हम सब के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। और वो ये है कि दुनिया में 53 करोड़ 10,50,000 एकड़ पे गंदम काश्त होती है, और उसकी जो एवरेज है वो है 38.3 मंथ्स पर एकड़। अब हमारे जो पड़ोसी मुल्क है चाइना में 5 करोड़ 95 लाख और 29 लाख एकड़ पे गंदम की काश्त हो रही है। और ये आप मेरे तमाम भाइयों के लिए बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि उसकी जो उनकी औसत पैदावार है चाइना की, वो है 55.43 मंथ्स पर एकड़। अब हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है, जिसके साथ साथ हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस भी मिलते हैं, ज़मीनों का भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो इंडिया की जो कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, रकबा ज़्यादा है, लिहाजा वहाँ गंदम की काश्त भी ज़्यादा होती है। तो इंडिया में 7 करोड़ 37 लाख और 29 हज़ार एकड़ पे गंदम काश्त हो रही है, और उसकी जो औसत पैदावार है वो 34.2 मंथ्स पर एकड़। अब मैं पाकिस्तान की मिसाल लूँ। पाकिस्तान में लास्ट ईयर जो गंदम की काश्त हुई थी वो थी 2 करोड़ 26 लाख 74 हज़ार और 200 एकड़। 2 करोड़ 26 लाख 74 हज़ार 200 एकड़ पे गंदम काश्त होगी। और वंस अगेन ये लम्हा फ़िक्रिया है हम तमाम लोगों के लिए जो एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक हैं, कि हमारी जो औसत पैदावार है वो थी 38.08 मंथ्स पर एकड़। हाँ, ये जो 30.08 मंथ्स पर एकड़ ये पैदावार हमारी थी 2021 की जो है, जो कि आपको पता है 2022 में अभी जो ये साल है अप्रैल में हीट वेव्स काफ़ी आई, जिसकी वजह से हमारी तकरीबन कोई 1.25 से लेके 1.5 मन फ़ी एकड़ के हिसाब से हमारी पैदावार में कमी आई है। यानी है कि मैं 2000 लेकर 30 मन हमारी जो है ना वो 2021 की पैदावार थी। अब ये चंद फैक्ट्स हैं जो मैं इसमें रखना चाह रहा हूँ। अब अगली जो बात है, एक कुछ और हक़ाइक़ भी हैं, वो भी बड़े सुना है, वो भी बल्कि कैलकुलेशन से करते हैं। आपको पता है कि मैं जो भी वीलॉग शेयर करता हूँ उसमें मैं बेसिक चीज़ों के ऊपर मतलब ज़्यादा जोर देता हूँ। तो उसमें नंबर 1 है कि आपको पता है कि हम जो लोग सीड इस्तेमाल करते हैं, वो सीड जो है वो 50 kg पर एकड़ हमारा जो गंदम का सीड है। 1 किलो जो गंदम का सीड है उसमें 23,000 से लेकर 27,000 दाने होते हैं।
मैं फ़र्ज़ किया कि मैं कैलकुलेशन के लिए मैं जो मिनिमम जो उसकी को है वो 23,000 उसको कैलकुलेट करता हूँ। और वैसे तो जर्मिनेशन का कोई इशू नहीं होता, क्योंकि जिस मॉइस्चर पे गंदम रखी जाती है वहाँ को खुदा न खास्ता परेशानी नहीं होती जो सीड होता है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि मैं सपोज कर लेता हूँ कि 5% हमारी जर्मिनेशन नहीं हुई ड्यू टू एनी रीज़न, कह सकते हैं काफ़ी सारी हो सकती हैं, बी नीचे चला गया, बी ऊपर रह गया, इंसेक्ट्स खा गया, कुछ चिड़ियाँ खा गई, कुछ तो जो भी रीज़न है 5% जर्मिनेशन नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि 10,92,500 हमारा जो है ना वो एकड़ जो है ना वो 10,92,500। हाँ, इसके पहले मैं थोड़ी सी बात कर लूँ कि अगर हम 23,000 दाने हों एक बैग में तो 50 किलो का बैग है, तो ये हमारा बनेगा 11,50,000 ग्रेन्स बनेगा पर बैग 50 kg का। अब इसकी हम सपोज कर लेते हैं कि 95% इसकी जर्मिनेशन है, तो ये 10,92,500 हमारे वो हो गए प्लांट्स हो गए पर एकड़। अब मैं अगर इसको स्क्वायर फुट में लूँ तो आपको पता है कि 43,500 स्क्वायर फुट 43,560 स्क्वायर फुट होते हैं एक एकड़ में, तो ये 25 प्लांट्स पर स्क्वायर फुट बनते हैं। अब मैं टिलर की बात करूं तो नॉर्मली जो टिलर लगते हैं वो तकरीबन 4 से 5 6, मैं कहता हूँ मैं मिनिमम 3 ले लूँ तो ये 75 टिलर बन गए आपके पर स्क्वायर फुट। अब जो नंबर ऑफ़ ग्रेन्स हैं पर स्पाइक जो है वो आपको पता है कि वो तकरीबन लोग तो कहते हैं 50 60 70, मैं कहता हूँ जी 40 हैं, ओनली 40। और जो हमारे पास जो इस वक्त मौजूदा वैराइटीज़ हैं उनका जो ग्रेन वेट है वो 1000 ग्रेन वेट जो है वो तकरीबन कोई 48 से यानी लेके 48 से लेके तकरीबन 55-60 ग्राम तक भी चला जाता है। मैं इसका मिनिमम लेता हूँ कि 48 ग्राम पर 1000 जो है ना ग्रेन्स हमारा इसका वेट है जो हमारे पास वैराइटीज़ है मिनिमम जो है। वैसे ज़्यादा वैराइटी हमारे पास भी वैराइटीज़ हैं जिनका 60 ग्राम दे रहे हैं 1000 ग्रेन वेट जो है, लेकिन मैं लेता हूँ मिनिमम, यानी आपका मिनिमम जो टिलर लिए वो 3 लिए, मिनिमम जो आपका जो ग्रेन लिए पर स्पाइक वो लिए हमने 40 लिए, और मिनिमम जो ग्रेन वेट है वो हमने 48 लिया। ये इकाई का फार्मूला है, कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है, जब मतलब ज़रब तकसीम कर लें कि और वो बनता है तकरीबन को 1.92 ग्राम पर स्क्वायर फुट। इसका जो वेट है 1.992, मैं कहता हूँ इसको भी मैं मज़ीद कम कर लेता हूँ, ये सिर्फ 1.5 ग्राम पर स्क्वायर फुट जो है ना हमारी मतलब ये यील्ड आ रही है। और आपको पता 43,560 स्क्वायर फुट एक एकड़ में होते हैं। अगर इसको मैं 43,560 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बनता है 49,05,00,000। अब अगर इसको मैं किलोग्राम में तकसीम करता हूँ, किलोग्राम में कन्वर्ट करता हूँ तो ये बन गया 4900 kg, यानी उसको डिवाइड कर 1000 पे डिवाइड करेंगे तो वो kg बन जाएंगे। और इस kg को अगर मैं मंथ्स में कन्वर्ट करता हूँ तो ये बन गया हमारे को 122.5 मंथ्स पर एकड़। ये हमारा पोटेंशियल है, ये हमारा पोटेंशियल है जो हमारी इस वक्त जो मौजूदा वैराइटीज़ हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको पता है कि हमारे ये खुशाब के एरिया में भी हमारे एक ज़िम्मेदार ने को 98.3 मन उससे पैदावार एक्चुअली ली थी। ये जब ये ट्रैक्टर का मतलब ये कंपटीशन हुआ था। ये बेसिक फैक्ट्स हैं जो मैं रखना चाहता हूँ। एक तो मैंने आपके सामने दुनिया का मुकाबला किया है कि दुनिया, चाइना, इंडिया क्या सूरत हाल है, फिर मैंने पाकिस्तान की मिसाल दी आपको, फिर मैंने आपको जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो मैंने रखे हैं। तो लिहाजा ये इसका मतलब है कि बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा मछली पैदावार इसमें बहुत बड़ा आगे जा सकते हैं। अब जो बेसिक हैं जो की स्टेप्स हैं, की स्टेप्स नंबर 1 वो उसमें है नंबर 1 लैंड प्रिपरेशन। अब मैं जो लंबी ना हो जाए मेरी वीडियो, तो ये चूँकि दिलचस्प है तो मैं चाहता हूँ कि ज़िम्मेदार भाइयों को दिलचस्पी लेनी चाहिए। एक तो लैंड प्रिपरेशन है जिसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि लेज़र लेवलिंग वो इंतहाई ज़रूरी है। फिर आपकी जो अप्रूव्ड वैराइटीज़ हैं, अप्रूव्ड वैराइटीज़ आप उसको काश्त करें, जिसमें अकबर है, फ़ख्र बकर है, आपका अनाज है, उजाला है और जिनकोल है। अच्छा हाँ, जिन भाइयों के पास अभी भड़ोले का सीड मौजूद है तो वो मेहरबानी करें वो ज़हन में रखें कि वो भड़ोले वाला सीड आपका सीड नहीं है, वो जिनस है, आप जिनस लगा रहे हैं। लेकिन अगर आपने चूँकि वो लगानी है, हमारी मजबूरी है, तकरीबन 65% लोग वो ब्रोले वाला सीड ही यूज़ करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको छानना लगा के उसका जो ब्रोकन सीड है, जो कमज़ोर सीड है वो अलग कर लें और बाकी जो सीड है उसको आप काश्त कर लें। और काश्त के बाद उसको दवाई जो है ना वो थायोफिनेट जो 3 ग्राम पर kg के हिसाब से उसको दवाई ज़रूर लगाएं। ये है। तो दूसरा ये है कि सोइंग टाइम
सोइंग टाइम के हवाले से मैं बात करूंगा कि चूँकि लास्ट ईयर हीट वेव्स आई थी, तो जिन लोगों के नवंबर एंड पे जिन्होंने काश्त की थी वो बड़ी मुतासर हुई थी। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि ज़िम्मेदार भाइयों से कि ये जो तकरीबन कोशिश करें ये 25 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक अपनी जो काश्त है उसको वो मुकम्मल कर लें। हाँ, आप 15 तक भी जा सकते हैं, 20 तक जा सकते हैं, पूरा महीना काश्त कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें उस हीट वेव से बचने के लिए। ज़रूरी नहीं कि इस साल भी हो, लेकिन चूँकि लास्ट ईयर हुई थी और क्लाइमेटिक कंडीशंस दुनिया में आ रहे हैं, क्लाइमेटिक जो चेंजेस हैं वो दुनिया में आ रही हैं बहुत ज़्यादा। आपने इस साल भी देखा है कितने फ्लड आए, कितनी हमारी फसलें तबाह हुई। तो लिहाजा खुदा न खास्ता हम हिफ्ज़ उस की नज़र ना हो जाए, तो लिहाजा हिफ्ज़ मात ख़त्म आप ये जो अक्टूबर के दिन है या आप 10 नवंबर तक को मुकम्मल करें, और अगर उसके बाद भी आपने काश्त करनी तो आप काश्त कर सकते हैं। लेकिन 20 नवंबर के बाद अगर आप काश्त करेंगे तो कम से कम 1 kg पर एकड़ पर डे के हिसाब से आपने अपना उसका सीड बढ़ा लेना है। ये थी। फिर मैंने प्लांट पॉपुलेशन की अगली बात करता हूँ जो मैंने बड़ा ज़रूरी है मेरे लिए। मैंने पहले बताया आपके 25 प्लांट पर स्क्वायर फुट होने चाहिए, और उसके लिए 25 प्लांट पर स्क्वायर फुट लेने के लिए नंबर 1 आपका हेल्दी सीड होना चाहिए, आपका डिजीज़ फ्री सीड होना चाहिए, आपका जो सीड ड्रेसिंग आपने करनी है, जैसे मैंने बताया था कि आपका 3 ग्राम पर केजी जो है ना अपने थायोफेट मिथाइल जो है ना वो आप इस्तेमाल करें। फिर आप उसका बैलेंस फर्टिलाइज़र जो है ना वो इस्तेमाल करें। आप नाइट्रोजन फास्फोरस के पोटाश के साथ साथ आप जिंक का भी ख्याल करें, आप बोरान का भी ख्याल करें, आप मैग्नीशियम का भी है, मैंगनीज़ का भी है, आप फेरस का भी इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। फिर है कि जड़ी बूटियाँ, आपको पता है कि जड़ी बूटियाँ जो है ना वो हमारी ज़मीन से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती। एक अंदाजे के मुताबिक 15 से लेके 42% तक हमारा पर एकड़ जो हमारा जो यील्ड लॉस है वो जड़ी बूटियों की वजह से है। तो लिहाजा आप जड़ी बूटियाँ जो हमारी दवाई हैं उसको आप लाजमी इस्तेमाल करें और टाइमली करें। फिर यह है कि आप अपनी फसल को कीड़ों से बचाएं, क्योंकि कुछ अरसे से जब रात सर्द हो जाती है, दिन का टाइम गर्म होता है, तो उस वक्त को एफर्ट जो है वो सुस्त है, उसका प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाता है, अटैक ज़्यादा आता है। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है ज़िम्मेदार भाइयों से कि वो उस वक्त एफर्ट उसको भी मद्देनज़र रखें, एफर्ट के लिए स्प्रे करें। हाँ, बीमारी को प्रॉब्लम आता है जब बूटिंग स्टेज में होती है, यानी गोप की हालत में होती है, और जब सिट्टे निकलना शुरू हो जाते हैं तो उस वक्त आपका चूँकि नॉर्मली उस वक्त जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, उस वक्त बीमारी का हमला ज़्यादा होता है, और ये आपने हिफ्ज़ मात कदम आपने बीमारी का स्प्रे भी करना है। फिर यह है कि इरिगेशन के हवाले से भी मैं इरिगेशन जो पानी है आपने लगाना है, तो 3 पानी जो है मैं यहाँ से शुरू करूँगा। मैं थोड़ा काफ़ी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं, लेकिन पानी के ऊपर मैं थोड़ी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि 3 जो चीज़ें हैं, 3 के एक नंबर 1 3 जो स्टेजेस हैं जिनको मैं कहता हूँ वो क्रिटिकल स्टेजेस हैं वीट के लिए, जहाँ पानी की हमें कमी नहीं होनी चाहिए, और अगर हाँ उस वक्त पानी कम मतलब कि आप उतने ही आप 1/3 आप जो है ना अपना यील्ड का लॉस कर बैठेंगे। नंबर 1 एक तो जो है वो टिलनिंग स्टेज है जो तकरीबन 20 से लेकर 25 दिन 26 दिन के ऊपर होती है, और जहाँ जो राइस का एरिया है उसमें वो थोड़ा सा आप उससे 8 से 10 दिन आपको ज़्यादा कर लें। वो जो पहले वाली पानी है वो मिस नहीं होना चाहिए। नंबर 2 जो पानी है वो है जब वो आपकी बूटिंग स्टेज होती है, जब गोप की हालत होती है, और वो तकरीबन कोई गोप की हालत आपकी शुरू होती है 75 से लेके 85 डेज़ के ऊपर होती है। तीसरी जो है वो जब होता है कि आपका दूधिया जो आप दाना है जो वो दूधिया से मैच्योरिटी की तरफ जाता है, तो वो जो स्टेज होती है मैं समझ वो 125 से लेकर 135 डेज़ आफ्टर सोइंग होती है। तो ये जो 3 टाइम है जो मैंने बताया, आपका टिलने का टाइम, आपका बूटिंग का टाइम या स्पाइक इनिशिएशन का टाइम, और तीसरा जो मैंने आपको बताया आपका ग्रेन फिलिंग का टाइम जो है, उसके ऊपर आपकी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, वरना हमारी पैदावार का काफ़ी नुकसान हो सकता है। अब जो फर्टिलाइज़र के हवाले से जो बैलेंस फर्टिलाइज़र है मैं कहता हूँ आप में ज़मीन की तैयारी के टाइम 1 बैग अगर आप DAP दे दें, और उसके साथ अगर आप 2 बैग BOP करें, और उसके साथ 12.5 किलो आपका SOP, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो कोई अब 20, 30, 40 मन नहीं है, अब हमारा टारगेट है 70, 80 मन से लेकर 100 मन प्लस है, ये हमारा टारगेट है। तो लिहाजा अगर हमने वो टारगेट अचीव करना है तो उसके लिए हमें खाद भी या कि खुराक भी उस हिसाब से हमें देनी पड़ेगी। तो लिहाजा आपने 1 बोरी DAP, 2 बैग BOP, और उसमें 12.5 किलो आपने SOP आपने ज़मीन की तैयारी के टाइम। फिर आपका जो पहला इरिगेशन होता है, पहला पानी होता है, तो उस वक्त आप 1 बोरी यूरिया या आप 1 बोरी अमोनियम सल्फेट, और उसके साथ आप 6 लीटर आपको उसको जिंक दें। जेनवर्ड हमारा जो प्रोडक्ट है वो जेनवर्ड फॉरवर्ड एग्रोकेमिकल का प्रोडक्ट है वो आप दें। उसके बाद जो आपको जो सेकंड इरिगेशन है उसमें आप 10 लीटर जो है ना वोल्टेक
जो है कि आपका ह्यूमिक एसिड लिक्विड वो आप दें 10 लीटर पर एकड़ के हिसाब से। और फिर आपका जो थर्ड इरिगेशन रहता है, यानी उस वक्त जो बूटिंग स्टेज होती है, उस वक्त आप 1 बैग यूरिया या अपना एक बैग अमोनियम सल्फेट और उसके साथ आप 2.5 kg बोरान का इस्तेमाल करें, वो ज़रूरी, इंतहाई ज़रूरी है। तो लिहाजा ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इस वक्त आप कोशिश करें, एक तो आप जो पोटाश का इस्तेमाल है वो आप एक ज़मीन की तैयारी के टाइम पे करें, फिर आपकी जब बूटिंग स्टेज हो या जब स्पाइक निकलने लगे उस वक्त आप 12.5 किलो SOP फ्लड कर दें, या आप जो 1 किलो अपना 1 लीटर जो इंसेंटिव है हमारा पोटाश है, बहुत अच्छा पोटाश है, तो वो आप 30% पोटाश है वो आप वो इस्तेमाल करेंगे, आप स्प्रे कर दें तो आपका ये काफ़ी हद तक आपका ये मसला हल हो जाएगा। उसके साथ क्या होगा, आपकी ग्रेन फिलिंग भी अच्छी हो जाएगी, आपको एक रेडीमेड फूड मिल जाएगी, और फिर वो दाने के ऊपर जो खुदा न खास्ता का काले काले बंट ये दाने वो काले से वो स्पॉट बनते हैं, उसके वो भी नहीं होंगे अगर वो आप स्प्रे करेंगे। वीडीसाइड के बारे में जैसे मैंने बताया था कि वीड्स जो है ये तकरीबन कोई 15 से लेकर 42% नुकसान करती हैं, लिहाजा जितना जल्दी हो सके अपने खेत से वीड्स को निकालें। उसके लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो एक ट्राई अल्ट्रा है। ट्राई अल्ट्रा ये 3 जो एक ताकतवर जो प्रोडक्ट है उनका मिक्सचर है, तो लिहाजा ये ब्रॉड लीव्स और नैरो लीव्स दोनों के लिए इंतहाई मौसर है, और इसकी 400 ml पर एकड़ इसकी जो डोज़ है ये आपने पहले पानी के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है, पहले पानी लगाने के बाद और दूसरा पानी से पहले जब वतर आ जाए तो उस वक्त इस्तेमाल करें। तो ये दोनों सूरतों में काम करती है, पानी के साथ ये वतर में भी, और ये थ्रू लीव्स भी होता है और थ्रू सॉइल भी होता है। उसके बाद हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है, बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट है, बहुत इस वक्त पॉपुलर प्रोडक्ट है, वो टाइटस है। टाइटस जो है वो एक इंतहाई इस पर मैंने जैसे गुजारिश की थी पॉपुलर प्रोडक्ट है, बड़ा अच्छा उसका रिजल्ट भी हैं, जिम्मेदार बड़े मुतमिन भी हैं। ये भी नैरो लीव्स और ब्रॉड लीव्स दोनों के लिए इस्तेमाल होती है, और इसकी जो डोज़ है वो 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसको करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तमाम जड़ी बूटियाँ उसका कंट्रोल हो जाएगी। एक तो जड़ी बूटियाँ आपने इस्तेमाल का स्प्रे इस्तेमाल करना है, उसके लिए जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो ज़रूर अडॉप्ट करने हैं। तो उसके लिए है कि आपने कम से कम 100 से लेकर 120 लीटर पानी इस्तेमाल करना है, कट वाली नोज़ल इस्तेमाल करनी है, दोपहर के टाइम स्प्रे करना है, धुंध के टाइम और शबनम के वक़्त या तेज़ हवा में आपने वो स्प्रे नहीं करना। और फिर ये है कि आपने दोहरा स्प्रे नहीं करना, और नोज़ल से लेके आपका जो फसल है उसका जो दरमियानी फसल है वो 9 से लेके 12 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये एक बढ़िया है। और इंसेक्ट्स के लिए अगर आपका एफर्ट आ जाए, जैसे मैंने गुजारिश की थी, ये दिसंबर एंड पे आ जाता है जब आपका नाइट टेम्परेचर हाँ ज़्यादा होता है, डे का टेम्परेचर एज़ कम्पेयर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उस वक्त एफर्ट का हमला होता है। उसके लिए हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट है सीटामेप्रिड वो आप इस्तेमाल करें 250 ml पर एकड़ के हिसाब से, तो वो आपको इफेक्टिव उसका कंट्रोल दे सकता है। और सीवियर जो अगर अटैक हो जाए तो आप उसको डबल स्प्रे यानी रिपीट स्प्रे भी करना है। इस तरीके से बीमारी के लिए जब आप गोप की हालत में आपकी फसल आ जाए तो उसके लिए हमारे पास जो फॉरवर्ड एग्रोकेमिकल का रिकार्डो सुपर है, जिसमें अजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल है, वो आप 200 ml वो, और उस वक्त आप 500 ग्राम NPK का स्प्रे करेंगे तो ये आपके लिए। और उसके साथ साथ आपने पोटाश का भी जैसे मैंने गुजारिश की वो भी आप इसके साथ मिक्स कर लें, तो ये एक बहुत बड़ा आपका एक अच्छा आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो लिहाजा जब ये आपने काम करने हैं तो उसके लिए आपका जो टारगेट होना चाहिए वो कम से कम है समझो वो मतलब वो 70 से लेकर 80 मन होना चाहिए। वैसे तो मैंने आपको पोटेंशियल बता दिया कि ये है। तो ये हमारा ये चीज़ें थी। आज का जो वीलॉग था थोड़ा सा लंबा था, लेकिन मेरी चूँकि ये मालूमात ज़्यादा थी जो मैं अपने ज़िम्मेदार भाइयों से शेयर करना चाहता था, तो लिहाजा आप इन चीज़ों पे अमल करें और स्टेज वाइज करें। जो आपके फसल का जैसे जैसे मरल आता है उस वक्त करेंगे तो आप हम पैदावार ज़्यादा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ज़िम्मेदार भाई को किसी किस्म की कोई ज़रूरत हो या कोई वो मुझसे डिस्कस करना चाहता हो तो वो नंबर 1 एक तो वो जो मेरा चैनल है इनोवेटिव एग्रीकल्चर बाय अरशद रिजवी, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बटन दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। या मेरे जो नंबर्स हैं 0307683821 या 0333779412 पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो मैं आप ज़िम्मेदार भाइयों के लिए हर वक्त हाजिर खिदमत हूँ। मकसद ये है कि आओ इस साल हम चैलेंज लें और हम अपनी फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाएँ और अपने मुल्क को खुशहाल बनाएँ। अल्लाह ताला हम सब का हम नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।